अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल मुकीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का हमारा मेनली टॉपिक है व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, और इन्हीं को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा, वो वैल्यूज जो चेंज नहीं होती, दैट डू नॉट चेंज, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। मतलब अब तुमने देखा होगा, पाई का नाम सुना होगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि 3.14 होती है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में इसकी वैल्यू 3.14 है, तुम इंडोनेशिया जाओ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। इसकी वैल्यू हर जगह 3.14 ही रहेगी। ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है अर्थ का, उसकी क्या वैल्यू होती है? 9.8। अब अर्थ को तुम जहां मर्जी चले जाओ, इसकी वैल्यू 9.8 ही रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो चेंज नहीं होती, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, अब इसकी ना 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर का वर्ड ना तुमने शायद पहली दफा सुना, लेकिन प्रोग्रामिंग में ना कि तुम बहुत दफा सुनते रहोगे। तो इंटीजर किसको कहते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स है ना, विदाउट डेसिमल पार्ट, विदाउट डेसिमल, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उन सब को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1000 भी इंटीजर है, -1000 भी इंटीजर है, लेकिन 2.5 एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट आ गया। और डेसिमल वैल्यू के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एक और टाइप है कांस्टेंट की, रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट भी इंटीजर्स की तरह पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर डेसिमल पार्ट तुम्हें नजर आएगा। 2.5, 3.5, -3.5, ये सारे रियल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब एक कांस्टेंट क्यों हम नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अगर एक 5 का सिक्का है, तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि 4 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या कम, वो 5 ही रहेगा हमेशा। कोई 10 साल बाद वो 4 रुपए का नहीं हो जाएगा, वो 5 का सिक्का 5 ही, उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। वो कांस्टेंट है। एक नंबर अगर तुम्हारे सामने 2 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट है, ये 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अब आखिरी हमारी टाइप आएगी करेक्टर कांस्टेंट। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। करेक्टर हम किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ ना, ये मैंने अपना नाम लिखा है MOQEENT। अब ये जो है ना, ये 6 करेक्टर से मिलकर बना है। ये हर जो अल्फाबेट है ना, ये अलग करेक्टर को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है। और करेक्टर लिखने का सिंटेक्स क्या है? सिंगल नोटेशन, और उसके बीच में कोई एक लेटर होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी ए भी नहीं आ सकता, ए आएगा अलग से, बी आएगा अलग से, अलग अलग करेक्टर्स हैं। और तुम्हारा जो कीबोर्ड है ना, कितना दिखाऊं? अब ये मैंने कीबोर्ड ओपन किया, तो इसके अंदर देखो 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी कीज है ना, ये सारी एक करेक्टर है। और इनको लिखने का क्या तरीका है कि इनको अगर मैं सिंगल नोटेशन में लिख दूं, एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दूं, ये भी एक करेक्टर है। अगर मैं 1 लिख दूं ना सिंगल नोटेशन में, तो ये भी अब एक करेक्टर के तौर पर डील होगा। और ये जो 1 है ना, ये डिफरेंट है। किससे? एक नंबर 1 से। ऊपर हमने टीचर कांस्टेंट पढ़ा ना, वो नंबर था, अगर उसको सिंगल नोटेशन में लिख दिया ना, अब ये एज ए करेक्टर डील होगा। और अगर अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो अगर हम एक दो नंबर लेते हैं 1 और 2, और उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ठीक है, 3 हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर हम उनको एज ए करेक्टर डील करते हैं ना, एक करेक्टर है 1, सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ क्योंकि करेक्टर्स हैं, तो ये 3 के इक्वल नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? अब ये समझने वाली बात है। तुम लोगों ने शायद एक वर्ड पहले पढ़ा हो, आस्की टेबल। ये चीज शायद तुमने पहले पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, आस्की टेबल क्या होता है? तुम्हारे जितने भी करेक्टर्स है ना कीबोर्ड के ऊपर, इन सारे करेक्टर्स के लिए एक डेसिमल पार्ट, एक डेसिमल वैल्यू डिफाइंड है। ये जो टेबल है ना आस्की टेबल, ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सली सेम है, हर जगह सेम यही आस्की टेबल फॉलो होता है। तो जो करेक्टर है ना हमारा, ये है टू फेस्ड। ऊपर से तुम्हें समझ लो एक करेक्टर पड़ा हुआ है ए, ऊपर ऊपर से तुम्हें ये ए नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बैकएंड पे एक और वैल्यू पड़ी होती है, जिसको हम उसकी आस्की वैल्यू बोलते हैं। ये जो डेसिमल है, इसकी आस्की वैल्यू है, आस्की वैल्यू। अब ए की आस्की वैल्यू क्या है? 97। इसी तरह 1 अगर एज अ करेक्टर डील हो रहा है ना, तो उसकी भी एक आस्की वैल्यू है, और वो क्या है? वो है आई थिंक 49। मैं तुम्हें आस्की टेबल दिखाती हूँ, ये देखो आस्की टेबल। ये एक आस्की टेबल है, ये देखो। ये करेक्टर लिखे हैं इस साइड पे, और इस साइड पे उनकी डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं, अब ये सारी एक करेक्टर है, ये इसकी डेसिमल वैल्यू है। और इसी तरह ये 1 है, ये एज अ करेक्टर यहाँ पे डील हो रहा है।
और ये इसकी डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, आस्की वैल्यू लिखी हुई है इसकी। इसी तरह हमारा स्मॉल ए था, उसकी आस्की वैल्यू क्या है 97, कैपिटल ए की क्या है 65। इस तरह हर कैरेक्टर के लिए एक आस्की वैल्यू डिफाइंड है। अब मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि 1+3 तो मैं तुम्हें बता दिया, ऐसा नंबर अगर डील हो रहे हैं तो 3 अंक आंसर आ जाएगा, वो तो सिंपल है। लेकिन अगर ऐसा करेक्टर है ना, तो होता पता क्या है, ये मैंने एक करेक्टर लिखा है 1, ये करेक्टर लिखा है 2, तो जब मैं इनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ ना आपस में, तो वो इनका जो ये सामने वाला फेस है ना, ये जो 1 और 2 हमें नजर आ रहा है, इनको नहीं ऐड करता। वो देखता है कि इसकी आस्की वैल्यू क्या है। 1 की आस्की वैल्यू अभी हमने देखी है 49 होती है, 2 की आस्की वैल्यू क्या होती है 50 होती है, ठीक है। वो क्या करेगा, इनकी आस्की वैल्यूज को आपस में ऐड कर देगा और इनका आंसर क्या आएगा 99। फिर वो देखेगा कि आस्की टेबल के अंदर 99 के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है, तो ये देखो 99 के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है सी। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, एज अ करेक्टर 1 और 2 को ऐड करेंगे ना, तो एक और करेक्टर आंसर आएगा, ठीक है। 2 करेक्टर्स को ऐड करोगे तो हमेशा करेक्टर ही आंसर आएगा। और कैसे आएगा, पहले करेक्टर की आस्की वैल्यू पकड़ेगा, दूसरे करेक्टर की आस्की वैल्यू लेगा, उन दोनों को आपस में ऐड करके उनसे जो आंसर में नंबर आएगा ना, उसके अगेंस्ट दिखेगा आस्की टेबल में कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है। 99 के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ था, सी पड़ा हुआ था। तो 1+2 अगर करेक्टर होंगे तो उनका सम क्या आएगा, सी आएगा। तो अब हमें समझ आ गई है कि 1+2 अगर ऐसा नंबर डील हो रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है 1+2 अगर ऐसा करेक्टर डील हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है आस्की वैल्यूज नहीं है। तो ये चीज अब तुम्हें समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एंड में ये चीज इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम एक दो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, तो एंड में मैं तुम्हें ये इसका कोड करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स, ठीक है। अब वेरिएबल के नेम से जाहिर है वेरी का क्या मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, ऐसी चीज जो चेंज हो रही। अब तुमने मैथ में पढ़ा होगा कि लेट x इज इक्वल टू 3 कर दिया तुमने एंड y इज इक्वल टू 4 कर दिया समटाइम्स, और अब तुम क्या करते हो, अब ये नहीं है कि अभी इनकी फाइनल वैल्यू भी कभी चेंज नहीं हो सकती, तुम आगे जाके चाहे x इज इक्वल टू y+2 कर दो, तो पहले x की क्या वैल्यू 3, अब y+2 कर दिया तो x की क्या वैल्यू बन गई 6, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज होगी, तो तुम चेंज कर सकते हो। इनको क्या बोलते हैं, ये x और y हमारे क्या होंगे, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल को सी के अंदर डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं एक वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसका एक स्पेशल रूल है, सिंटेक्स है। सबसे पहले तुम्हें से बताना पड़ता है कि जो मैं बनाने जा रहा हूं उसकी डेटा टाइप क्या है, और फिर उसके बाद तुम बताओगे कि अपनी तरफ से कोई भी उसका नाम रख दोगे जो तुम्हारी मर्जी। कुछ रूल है वो हम देख लेते हैं क्या रूल है, और बस सेमीकोलन लगा दो, तो ये तुम्हारा एक नया वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या थी, ये मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझ लो तुम ना स्विमिंग करने गए हो और वहां पे ना लॉकर है, अब एक लॉकर का इंचार्ज भी है। अब कुछ ना समझ लो इसके अंदर डब्बे हैं, लॉकर्स हैं, ये लॉकर्स हैं, लेफ्ट वाले जो है ना ये छोटे हैं, ये शूज के लिए। ये वाले लॉकर्स जो है ना, जो बड़े हैं, ये है हमारे क्लोथ्स के लिए, ठीक है। और जो सबसे बड़े लॉकर्स है ना, ये है लाइक फोन्स वगैरह, ये इस तरह की कोई कीमती चीजें है ना, तो वो इन वाले लॉकर्स में वो रखेगा। इनके साइज डिफाइंड है और वो इन्हीं में रखने की इजाजत देगा। तो तुम उसके पास जाओगे, तुम उसे कहोगे यार मुझे एक लॉकर चाहिए, तो वो तुमसे सबसे पहले पूछेगा तुमने जो इसमें सामान इसके अंदर डालना है उसकी टाइप क्या है, तो जूते हैं वो कपड़े हैं वो क्या चीज है। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा तुमसे, टाइप, ठीक है। तो तुम उसे बताओगे कि शूज हैं, तो तुम्हें इस वाले लॉकर की चाबी दे देगा वो। अब तुम जब चाहो उसके अंदर जो अच्छा ये एक रूल है कि उसमें वो तुम्हें कहेगा कि इसमें एक टाइम पे एक जूता डाल सकते हो और जूते के अलावा कुछ नहीं डाल सकते। अब तुम चाहे इसमें अपने जूते रखो, अपने दोस्त के जूते रखो, जो मर्जी तुम रखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक टाइम पे एक जूता। और अगर तुम ज्यादा जूते या फिर कपड़े डालने की इसमें कोशिश करोगे तो वो तुम्हें एरर दे देंगे, जुर्माना कर देंगे, ठीक है। अगर तुमने से कह दिया कि मुझे कपड़े रखने के लिए लॉकर चाहिए, तो फिर वो तुम्हें इस चीज की चाबी दे देगा। अगर तुमने फोन रखते हैं तो इस वाले लॉकर की चाबी दे देगा, ठीक है। साइज उसने डिफाइन किए हैं, बड़े वाला लॉकर दे देगा कपड़ों के लिए, इस तरह। बिल्कुल इसी तरह ना हमारे कंप्यूटर की एक मेमोरी है, ठीक है, उसके अंदर समझ लो ये 1 MB की मेमोरी है, 1 MB। और ये बहुत छोटी मैं बता रहा हूँ, और 1 MB में हमें पता है कि 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है।
अब जैसे भी मैंने कहा ना, कपड़े थे, जूते थे और सामान था, ये क्या थी, हमने जो डेटा लॉकर के अंदर रखना है, जो चीज लॉकर के अंदर रखनी है, उसकी टाइप बताई थी ना। इसी तरह जब हमने वेरिएबल बनाना है तो हमें उसकी टाइप बतानी पड़ती है। अब सी लैंग्वेज में 3 टाइप के डेटा होते हैं, या तो वो इंटीजर होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट, या फिर वो होगा करेक्टर, और करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं कैर, या फिर वो होगा फ्लोटिंग वैल्यू होगी, मतलब डेसिमल वैल्यू होगी, जिसका डेसिमल पार्ट होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। ठीक है। इंट का मतलब पता है कि अगर हमने नंबर रखवाना है, हमसे पूछेगा, जैसे उसने पूछा ना आपने क्या अंदर रखवाना है, वो हमसे पूछेगा जो तुमने डेटा रखवाना है वो किस टाइप का है। अगर वो एक नंबर है तो तुम जो हम डेटा टाइप यूज करेंगे वो होगी इंट। अगर वो एक करेक्टर टाइप का डेटा है तो हम कैर यूज करेंगे। अगर वो डेसिमल वाला डेटा, डेसिमल नंबर्स है, तो हम फ्लोट टाइप का डेटा बनाएंगे। ठीक है। तो एक ये चीज डिफाइंड है, जैसे उसमें था ना कि शूज के लिए छोटा ही डब्बा डिफाइंड था, इस तरह इसमें भी है कि एक इंटीजर के लिए उसने हमेशा 4 बाइट्स देगा तुम्हें। ठीक है। करेक्टर के लिए हमेशा 1 बाइट देगा, और फ्लोट के लिए, इसके लिए भी 4 बाइट्स देगा। ठीक है। अब ये देखो, ये मेमोरी है 1020, एक हमें पता चल गया कि 1 MB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। अब समझ लो कि ये जो जितने भी डब्बे हैं ना, ये सारे 1 बाइट के हैं, और यहाँ पे टोटल ना 1024 डब्बे हैं। ठीक है। तो अब भला क्या होगा, अब मैं आया हूँ उसके पास, मैं उसे कह रहा हूँ यार एक ना वैड नाम का ना वेरिएबल बनाया मैंने, वी। तो मुझे पूछेगा यार इसकी टाइप क्या है। अब उससे मुझे बताना पड़ेगा। मैंने अगर उसे कह दिया इंट टाइप, उसमें मैंने नंबर रखवाना है, इंट टाइप लगा दिया, इसका मतलब नंबर रखवाना है, तो कहते ठीक है, ये 4 डब्बे जो है ना, 4 बाइट्स मेमोरी के, ये आप ले लो, तो ये 4 बाइट्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। ये 4 बाइट्स हैं। अब 4 बाइट का एक वेरिएबल बन गया जिसका क्या नाम है, वैर, और इसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी नंबर्स, इंटीजर टाइप का डेटा इसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर अच्छा, इंटीजर की ना एक और टाइप है, अनसाइंड इंट। वो क्यों यूज होता है, अगर हमने इसे बताना है ना कि हमने जो डेटा उसमें रखवाना है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके साथ कोई साइन नहीं लगा होगा, साइन क्या होता है, माइनस का ही साइन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई साइन नहीं लगा होगा, तो हम ये यूज करते हैं अनसाइंड इंट। ठीक है। अब मैं तुम्हें, ये तो हमें समझ आ गई कि हम किस तरह से डेटा टाइप्स की तो समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब मैंने ना एक अपनी एज के लिए ना एक बनाना है वेरिएबल, तो मैं क्या करूंगा, उसे बताऊंगा कि मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बनाना है, और उसकी टाइप अब क्या होगी, एज की क्या टाइप होगी, इंटीजर नहीं होगी एज की टाइप, एज की टाइप होगी अनसाइंड इंटीजर। नंबर तो है लेकिन एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अनसाइंड इंटीजर, आगे जो मैंने नाम रखा, क्या नाम रखा, एज और सेमीकोलन। ठीक है। अब ये जो मैंने नाम रखा है ना, नाम रखने के 3 रूल्स हैं। पहला, कि इसका जो सबसे पहले अल्फाबेट है ना, ये या तो एबीसी में से कोई होगा, अल्फाबेट होगा कोई, या फिर अंडरस्कोर होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, या इन दोनों चीजों के अलावा ना मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, या तो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। ना डिजिट से स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखो आईडी में आ गई। अब देखना, यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने कहा कि मैंने एज के लिए अपना एक वेरिएबल बनाना है, और मैंने उसको डेटा टाइप दे दी अनसाइंड इंट। ठीक है। और सेमीकोलन। अब ये मेरा एक वेरिएबल बन गया अनसाइंड, इसके अंदर मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रख सकता हूँ, और इसका साइज कितना है, 4 बाइट्स। अब देखो, अगर मैं इसका नाम एक डिजिट से स्टार्ट करता हूँ, अब देखो उसका कलर ही चेंज हो गया। अब मैं इसे बिल्ड करूंगा ना, ये देखना एरर दे दिया ना इसने, ये रेड डब्बा आ गया। इसका मतलब है मैं 1 इसका डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता, या फिर मैं अगर कोई और करेक्टर यूज करता, ये परसेंटेज का साइन यूज कर लिया समझ लो, तो भी मुझे एरर देगा। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा ना, तो कोई मसला नहीं, ये देखो, कोई एरर नहीं आया। तो इसका मतलब अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट। अब इसी तरह एक और रूल है कि आपने जब भी नाम रखना है ना, या तो आपने यूज करनी है अल्फाबेट्स, और पहला लफ्ज तो अल्फाबेट अंडरस्कोर है तो बता सके, उसके बाद आप यूज कर सकते हो नंबर्स या फिर अंडरस्कोर। ये 3 चीजों के अलावा आप नाम रखते हुए ना वेरिएबल का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है। मैं ये तो लिख सकता हूँ एज 2 अंडरस्कोर नंबर 2, इस तरह लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं 2 नंबर नहीं लिख सकता, यहाँ पे 2 नहीं डाल सकता।
ये एरर है, ठीक है। और यहाँ अंडरस्कोर ब्लास्ट, तो ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं, इसका एरर नहीं आएगा। इसी तरह मैंने एक इंटीजर बनाना था नाम 1, या फिर मैंने एक करेक्टर बनाना था सी के नाम से। अब एक और चीज है, एक और रूल है कि आप जो है ना, नाम जो है आपके वेरिएबल का, वो कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। रिजर्व का क्या मतलब है? एक ट्रेन में अगर एक सीट जो है वो रिजर्व है, तो उसका क्या मतलब है कि वो किसी ने बुक कर लिया है, वो आप यूज नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जो कंपाइलर ने ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, उनको आप अपने वेरिएबल का नाम रखते हुए यूज नहीं कर सकते। जैसे जैसे इंट है ना, ये कैर, जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी है ना हमने, ये सारी रिजर्व वर्ड है। अगर मैं यहाँ पे आके करेक्टर टाइप, उसको टाइप बता दी करेक्टर है, उसका नाम है क्या रख दूँ? इंट। तो देखना एरर देगा। ये मैंने बिल्ड किया तो यहाँ पे उसने एरर दे दिया, क्योंकि इंट एक रिजर्व वर्ड है, ये मैं नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं जो भी यूज कर लूंगा वो मुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं रिजर्व वर्ड नहीं यूज कर सकता। तो ये भी पता होनी चाहिए बात। अच्छा, अब हम अगली चीज देखते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइज का क्या मतलब है? जो हमारे वेरिएबल बना तो हमने दिया मेमोरी के अंदर, अब उसके अंदर डेटा कैसे डालते हैं? तो दो तरीके, या तो तुम उसी वक्त जब बनाया है तो तुम उसके अंदर डेटा डाल दो, यहीं पे डेटा टाइप लिखी, नाम दिया इज इक्वल टू, इंटीजर था तो नंबर रखवा दिया, यहाँ पे गया था इज इक्वल टू, और इसके अंदर 90 रखवा दिया, नंबर रखवा दिया मैंने। कोई करेक्टर था इज इक्वल टू, और उसके अंदर ये देखो सिंगल नोटेशन डाली, और कोई एक करेक्टर से मैंने डाल दी, ठीक है। और इसी तरह अगर फ्लोट बना के दिखा दूँ, फ्लोट एफ, और यहीं पे जैसे ही मैंने उसको डिक्लेयर किया, यहीं पे उसको इनिशियलाइज कर दिया, क्या डाल दिया? 2.5। तो इसके अंदर कहीं पे कोई एरर नहीं आएगा, मैंने बिल्ड किया कोई एरर नहीं आया। और दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं सिंपली, बस, और उसके बाद कहीं पे उसको इनिशियलाइज कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में कोई मसला नहीं। लेकिन आमतौर पर क्या किया जाता है, जैसे फ्लोट बनाना तो डिक्लेयर करते हुए अगर मैंने बाद में यूज करना है तो भी मैं इसको यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमने देखना है जो मैंने कहा था कि 1+2 अगर नंबर्स हैं तो 3 आता है, लेकिन अगर 1+2 करेक्टर है तो क्या होता है? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक मैंने बनाया करेक्टर C1 के नाम से, और इसको क्या मैंने वैल्यू दे दी? करेक्टर 1, सिंगल कोटेशन में दी है, ये करेक्टर है, ठीक है। करेक्टर C2 बना दिए, इसको क्या वैल्यू दी? डिक्लेयर करते हुए मैं वैल्यू दे रहा हूँ, दे दी 2 दे दी। अब एक और करेक्टर बनाया रिजल्ट के नाम से, ठीक है, और इसको क्या वैल्यू दे दी? इसको कोई वैल्यू नहीं, ये एम्प्टी है। अब मैंने कहा जो रिजल्ट है ना जो भी बनाया, ये किससे इक्वल है? C1 प्लस C2। तो क्या होगा? C1 के अंदर क्या पड़ा है? 1, C2 के अंदर क्या पड़ा है? 2, लेकिन ये दोनों क्या करेक्टर्स हैं, तो क्या होगा? 1 एज ए करेक्टर नहीं ऐड होगा। 1 की आस्की वैल्यू क्या थी? 49। आस्की वैल्यू क्या थी? 49 वो, और इसकी आस्की वैल्यू क्या? 50। ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 99 बनेगा। और रिजल्ट की टाइप क्या? रिजल्ट की क्या टाइप? करेक्टर। तो इसके अगेंस्ट 99 के अगेंस्ट वो देखेगा कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है आज की टेबल में, तो क्या पड़ा हुआ है? सी पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? सी आएगा। हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो करेक्टर प्रिंट करने का क्या तरीका है? जैसे हमने पहले शायद देखा था कि इंटीजर प्रिंट करने के लिए ये परसेंटेज का साइन और आई लिखते हैं, करेक्टर के लिए परसेंटेज का साइन यहाँ पे सी लिखेंगे, और यहाँ कॉमा डाल के बताएंगे कौन सा करेक्टर, करेक्टर का क्या नाम है? रिजल्ट। तो ये करेक्टर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आंसर आना चाहिए? सी आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो सी आ गया। अब 1 एज अ करेक्टर और 2 एज अ करेक्टर, इन दोनों को हमने ऐड किया, तुम्हारा क्या आंसर आया? सी आंसर आया, 3 नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उनकी आज की वैल्यूज ऐड। तो आज के लिए यार इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।